स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माध्यमिक शिक्षण फ्री ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दो, इस चैनल में आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई कक्षा 8वीं, 9वीं एवं 10वीं की गणित की बुकों का अध्ययन किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं हमारी मैथ्स की क्लास। तो आज की मैथ्स की क्लास में क्या है आपके लिए? आज की मैथ्स की क्लास है कक्षा 10वीं की मैथ्स यूनिट 3 से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे हम आज आपके लिए लेकर के आए प्रश्नावली 3.5। और आपको पता है इस यूनिट से आपको कुल 6 अंकों के क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं, जिसमें कि 1-1 अंक के 2 क्वेश्चन और 4 अंक का 1 क्वेश्चन है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे, आज की जो क्लास है वह है प्रश्नावली 3.5 की। तो प्रश्नावली 3.5 में क्या है? हमने इससे पहले प्रश्नावली 3.1 से 3.4 तक पढ़ चुका है। उसमें आपने देखा कि बीजीय व्यंजक को हल करने की, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 2 विधियां, जिसमें आपने शुरू में पढ़ चुका है ग्राफिक विधि, फिर आपने देखा बीजीय व्यंजक की विधियां, जिसमें आपने 2 विधि पढ़ चुकी है। आज हम तीसरी विधि लेकर के आए हैं आपके लिए। तो 2 विधि में आपने क्या क्या पढ़ा? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। कौन कौन सी विधि आपने पढ़ चुकी है? प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि, प्रश्नावली 3.4 में आपने पढ़ा विलोपन विधि। अब आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी विधि है ये? वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि? वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, जिस प्रकार हमने इससे पहले भी समझा था कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को कैसे समझा था? हमने एक एग्जांपल लिए थे। सबसे पहले प्रश्नावली हल करने से पहले कुछ एग्जांपल्स लिया था और वहां हमने समझा था प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। वैसे ही हम आज यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स की सहायता से समझेंगे वज्र गुणन विधि क्या होती है। तो वज्र गुणन विधि में हम किस तरह से हम वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं वज्र गुणनखंड विधि। तो वज्र गुणनखंड विधि के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 15 आपकी बुक से हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 15, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि P के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दो, वज्र गुणनखंड विधि में जो आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको इन विधियों के द्वारा, जिसे आपने ग्राफिक विधि में हल किया था, उसके बाद में आपने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि में भी इन स्थितियों को देखा। तो ये जो स्थिति होती है किस तरह की होती है? इसमें जो रेखाएं होती है संगत होती है, इसका हल अद्वितीय होता है, और रेखाएं ग्राफ में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती। समीकरण कैसे होते हैं? संगत होते हैं। समीकरण का युग्म कैसा होता है? संगत होता है। इसका जो रूप है ये आपने इसके पहली वाली क्लासों में भी पढ़ा है। तो आइए हम आज देखते हैं इस विधि को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो उस एग्जांपल में हम कुछ समीकरण लेंगे। तो वह समीकरण क्या होंगे? वह समीकरण है, उसके लिए 2 समीकरण का युग्म लेना होता है। तो 2 समीकरण का युग्म है 2x + 3y बराबर 46। 2x + 3y बराबर 46। और फिर उसके बाद एक और समीकरण है 3x + 5y बराबर 74। 3x + 5y बराबर 74। तो इसमें क्या करना होता है? आपने देखा वज्र गुणनखंड विधि हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपने पढ़ा है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। कौन कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे हम? इन्हें क्या करते थे? एक x की वैल्यू निकाल करके, मान पुट करके xy की वैल्यू निकालते थे। और उसके बाद विलोपन विधि में आपने क्या देखा कि जो कोई भी एक चर राशि को क्या किया जाता था? विलुप्त किया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? वज्र गुणनखंड विधि नाम से ही स्पष्ट है, गुणन, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं गुणा करना है, कहीं ना कहीं गुणा करना है। तो हम बताते हैं आपको कि इस विधि को आप किस तरह से हल कर सकते हैं। इस विधि से आप इन इक्वेशन को कैसे हल करेंगे, कहाँ आपको गुणा करने की आवश्यकता होती है। तो इस समीकरण को हम और कुछ परिवर्तित करके लिख सकते हैं कुछ इस रूप में। जब आप वज्र गुणनखंड विधि में लिखेंगे तो आपके बराबर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये 3y, ये जब इधर अंदर आएगा तो हो जाएगा 46 = 0। ये 3x + 5y, फिर इधर आएगा तो -74 = 0। क्या हो जाएगा? -74 = 0। यानी अब हमारे पास ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ये क्या हो गया? समीकरण 1, समीकरण 2। लेकिन हम जब वज्र गुणनखंड विधि में किसी समीकरण को हल करते हैं तो वहां जो समीकरण होता है कुछ इस रूप में होता है: a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2 = 0 इस रूप में होता है। और जब हम इस विधि से हल करते हैं तो इसके आगे हमने एक फॉर्मेट बनाया है। वो फॉर्मेट क्या है? 23-12।
क्या है वह फॉर्मेट है 23-12। इस रूप में हमें इन समीकरणों को गुणा करना होता है। इस रूप में हमें समीकरणों को गुणा करना होता है। जब 2 से 3 का गुणा करते हैं तो यहाँ होता है x, आपको बता दूं मैं कुछ इस तरह से गुणा करना होता है 23-12। 23-12 यानी कि ये 23-12 होते क्या है 23-12 यानी आप इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए और इसे 3 मान लीजिए। कितना मान लीजिए 3 मान लीजिए। 1, 2 और 3, जब आपके पास 1, 2, 3 आपने मान लिया, इस तरह से आप समीकरण में 1, 2, 3 मानेंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ फिर हम ये 23-12 वाला रूल अप्लाई करते हैं। तो 23-12 यानी 2, फिर ये 3, फिर ये 1 और फिर ये 2। तो ये कैसे अप्लाई होगा, ये इस रूप में अप्लाई होता है। 1 यानी कि ये वाली संख्या यानी कि a1 अपॉन a1, उसके नीचे आप लिखेंगे a2, उसके नीचे क्या लिखेंगे आप a2। फिर क्या लिखते हैं तीसरा, ये सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक, यहाँ पर हमको 2 की वैल्यू लिखना था ना 2, यानी यहाँ क्या लिखेंगे हम b1 और फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे b2। यानी इनके गुणांकों का ही गुणा करना होता है। जैसे हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में भी इनके गुणांक लेकर के ही इनकी वैल्यू निकाली थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इनके गुणांकों से ही इनका x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको 23-12 का फॉर्मूला समझा रहे हम। तो ये 23-12 यानी कि आप इसे 1 मान लीजिए, इस फॉर्मेट को x वाली वैल्यू को 1, y वाली वैल्यू को 2, c वाली वैल्यू को 3। तो यहाँ पे फिर सबसे पहले 2 की वैल्यू लिखते हैं। 2 में कौन कौन सा है, b1 है और b2 है, तो ये b1 आ गया, ये b2 आ गया। फिर 3 में c1 और फिर क्या आता है c1 और c2। फिर उसके बाद क्या होता है 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया, तो ये 1, तो ये आ गया a1 और ये आ गया a2। फिर 2 आया यानी कि ये b1 और फिर b2। इस रूप में हम इनके गुणांकों को लिखते हैं इस तरह से। और जब इस तरह से गुणांकों को लिखते हैं तो फिर होता है यहाँ तिर्यक गुणा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है x के अपॉन में होती है, काय के अपॉन में होती है, फिर x के अपॉन में, यानी कि इस तरह से होगी ये वैल्यू, ये हो जाएगी। फिर इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो ये हो जाएगी y के अपॉन में, और फिर इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो ये काय के अपॉन में हो जाएगी। ये होती है 1 के अपॉन में, काय के अपॉन में होती है ये वैल्यू 1 के अपॉन में होती है, यानी कि x फिर y और फिर तीसरा क्या होता है 1 होता है, तीसरा क्या होता है 1 होता है। अब इसे हम किस तरह से हल करते हैं, ऐसा तो हम लिख लेंगे, फिर इसके आगे की प्रोसेस क्या होती है, तो इसके आगे हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ x, तो ये x, फिर इसके अपॉन में यहाँ क्या होता है b1 इंटू c2, क्या होता है b1 इंटू c2, माइनस का चिन्ह रहता है, और c1 इंटू b2, c1 इंटू b2, क्या होता है c1 इंटू b2, इस रूप में होता है। फिर बराबर, फिर आपको बराबर का चिन्ह लगाना होता है। फिर यहाँ काय की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू तो हम y लिखेंगे, तो y में क्या होता है c1 और a2 का गुणा, फिर माइनस a1 और c2, फिर उसके बाद बराबर, फिर 1 के अपॉन में क्या लिखते हैं हम a1 b2 b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2, इस रूप में हम संख्या को लिखते हैं। फिर इनका तिर्यक गुणा होता है, फिर इनका सॉरी यहाँ हो गया तिर्यक गुणा, फिर यहाँ पर इनका गुणा होता है, ये संख्या माइनस होती है, यहाँ x के अपॉन में कोई एक वैल्यू आएगी a b c d किसी दूसरे रूप में, यानी कि x के अपॉन में कोई एक वैल्यू आती है अचर संख्या के रूप में। किस रूप में आती है, अचर संख्या के रूप में, यहाँ कोई वैल्यू आती है। फिर इसके बराबर में y, यहाँ पे इसको जब गुणा करने के बाद घटाएंगे तो यहाँ कोई मान आएगा, और फिर इसको गुणा करने के बाद घटाएंगे तो यहाँ कोई मान आएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है कि x और इसके अपॉन में यहाँ कुछ मान आता है, उसके बराबर में हम इस संख्या को लेते हैं, और फिर उसके बाद और एक पद बनाते हैं कि इस प्रकार से, फिर y अपॉन b, यहाँ जो गुणांक आता है उसके बराबर में भी इसी को लेते हैं, किसको लेते हैं, इसी को लेते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर, यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ तिर्यक गुणा करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, और यहाँ तिर्यक गुणा करके x की वैल्यू, y की वैल्यू निकालते हैं। तो इस तरह से यहाँ से x का मान और यहाँ से y का मान निकलता है। तो ये है वज्र गुणनखंड विधि। अब इससे हम देखते हैं कि हम इन समीकरणों का मान कैसे निकालेंगे। हम इससे देखेंगे कि हम इन समीकरणों का मान किस तरह से निकालेंगे और हम कैसे निकाल पाते हैं इन समीकरण का मान। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अब उस समीकरण को हल करके इस रूप में। तो हमने समीकरण को इस रूप में लिख लिया है। तो यहां से अभी क्या करते हैं, हम इसे मिटा देते हैं, और उसके बाद
अब देखते हैं इस रूप में समीकरण हो गया। हमने आपको फॉर्मेट क्या बताया, 12-23। कौन सा फॉर्मेट बताया, 23-12। 23-12 आप इसे भूलेंगे नहीं। 23-12 यानी ये हो गई 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो उसके बाद हम कैसे गुणा करेंगे, आप देख सकते हैं यहां पर ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये वाली संख्या ये B1, फिर ये यानी कि यहाँ 3 आ जाएगा, फिर उसके नीचे क्या आएगा 5 आएगा, इस रूप में आएगा। फिर उसके बाद में ये 3, तो यहाँ क्या आएगा -46 -74, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 1 यानी ये, तो ये हो गया 2 और ये क्या हो गया 3, फिर क्या आ गया 2 आ गया, तो जो 2 आया हुआ क्या है 3 और 5 है, क्या है 3 और 5 है। तो जब इस संख्या का गुणा होगा तो यहाँ ये किसके अपॉन में जाएगी, x के, फिर ये जाएगी y के और ये जाएगी 1 के अपॉन में, यानी अब यहाँ नीचे गुणा होगा। तो यहाँ हम गुणा करते हैं, तो x के अपॉन में, तो गुणा किसका होगा, इन संख्याओं का। किसका गुणा होगा, इन संख्याओं का गुणा होगा, यानी कि -74 इंटू 3 -46 इंटू 5 इंटू क्या आ गया 5, फिर बराबर फिर y की वैल्यू, तो y में क्या होगा 6 3 2 4, यानी इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, यानी कि 6 ये 2 6 इंटू 3 हो गया 3, क्योंकि 3 है, फिर 2 इंटू 4, तो ये 2 और ये 4, फिर बराबर फिर 1 के अपॉन में वैल्यू लिखेंगे हम, फिर किसके अपॉन में लिखेंगे 1 के अपॉन में। तो जब 1 के अपॉन में वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करेंगे। तो यहाँ कीजिए, ये कितना हो जाएगा आप 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस, ऐसा लिख सकते हैं इसे 2 गुणित 5 ऋण 3 गुणित 3, 3 गुणित 3। तो अब आप देख सकते हैं, इससे आप पेयर कीजिए, इससे मिलाइए, तो B1 -74, तो आप देख सकते हैं ये कितना है B1 -74 और C2 3। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको C2 की जो वैल्यू मिली होगी, x के अपॉन में क्या मिली होगी, C2 की वैल्यू मिली होगी। तो ये C2 की वैल्यू क्या है 74 और B1 की वैल्यू ये B1, आप इसे B1 मानेंगे ना, B1 3, तो ये आ गया B1 3। फिर उसके बाद C1, तो ये C1 में 46, देखिए 46, B2 में 5, तो B2 में 5। फिर आप देखेंगे C1 में क्या है 6 है, तो जो C1 है ये C1 में 6, तो यहाँ 47 होगा, ये क्या है C1 आ गया यहाँ, तो C1 में कितना आना चाहिए 46, तो यहाँ 46 इंटू 3, 46 इंटू 3, सॉरी यहाँ पे 46 आएगा, -46 आएगा और -74 आएगा। हमने ओनली 4 और 6 ही लिखा था, -74 इस तरह से आएगा। यानी कि आप देख सकते हैं, आप C1, ये C1 में 46 और इधर हमने इसका पक्षांतर किया था तो माइनस में गया। फिर A2 में कितना है, A2 में 3, तो A2 में 3 आ गया। फिर ये A1 में कितना है, A1 में 2 है, तो ये 2 आ गया। C2 में कितना है, ये C2, तो ये C2 है, तो C2 में कितना है -74। ऐसे A1 में कितना है, A1 में 2, तो A1 में 2 आ गया। B2 में कितना है, B2 में 5, तो 5 आ गया। फिर B1 में 3, ये B1 में 3 और A2 में 3। तो आपने देखा इस रूप में आपको ये संख्या मिल गई, जी बिल्कुल मिल गई। अब इसे हम आगे हल करेंगे तो कैसे करते थे, x के अपॉन में हम संख्या लेंगे, तो अभी क्या करते, 74 और 3 का गुणा करना होगा, यानी 3 चौके 12 की 2 हासिल का 1, 7 21 और 1 22, माइनस 222। फिर ये माइनस है तो ये माइनस लगा दिए, 5 छके 30 की 0 हासिल का है 3, 4 पंचे 20 और 3 23, और यहाँ माइनस लगा है तो ये माइनस इस तरह से लग जाएगा। फिर ये बराबर, फिर y, फिर 3 9 6 18 की 8, 18 की 8 हासिल का है 1, 3 चौके 12 और 1 13, और सामने माइनस है तो माइनस, और ये माइनस फिर 74 इंटू 2, तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, और यहाँ माइनस लगाते ही माइनस लग गया। अब क्या बच गया, 1 के अपॉन की वैल्यू बच गई, तो 1 के अपॉन की वैल्यू 5 दूनी 10, 3 3 9।
इस रूप में आपको वैल्यू मिल गई। फिर आप क्या करते हैं, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, x अपॉन ये माइनस 222 प्लस माइनस माइनस प्लस 230, फिर बराबर y अपॉन ये माइनस 138, ये माइनस माइनस प्लस 148, कितना हो गया ये 148 बराबर 1 अपॉन 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 10 में से 9 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा। और आप देख पा रहे होंगे कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे इसके आगे आप करेंगे, अब क्या होगा, x बराबर आप देखेंगे माइनस है, ये क्या है प्लस है, सामान्य चिन्ह वाली संख्या घटेगी, यानी बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा तो x, इसके अपन बड़ी संख्या के सामने क्या धन का चिन्ह है, और 30 में से 22 गए तो 8 बराबर y अपॉन, अब यहाँ देखेंगे असमान्य चिन्ह वाली संख्या, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा, यानी कि धनात्मक संख्या है तो धनात्मक, और 48 में से 38 गए तो 10, और यहाँ पे 1/1 बच गया, कितना बच गया, 1/1 बचा। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर x/8 बराबर 1/1 आपको बताया था मैंने, इस रूप में संख्या है कि और इस दोनों के, इसके x के बराबर में 1 को लेना होगा और y के बराबर में भी 1 को ही लेना होगा, यानी y बराबर 1/1, y अपॉन 10 बराबर 1/1। इस तरह से आपने संख्या निकाल ली। उसके बाद क्या करना होता है इसमें, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपको क्या करना होगा, अब इसका x की वैल्यू निकालना है, यानी गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में, भाग वाली संख्या का पक्षांतर गुणा में, यानी इसका जब गुणा होगा भाग का गुणा में तो x इंटू 1 तो x, और 1 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 8। अब ऐसे ही इसका करेंगे तो y इंटू 1 बराबर y, और 10 इंटू 1 बराबर 10, यानी आपने इस तरह से x और y की वैल्यू निकाल ली, इसका इधर पक्षांतर किया, इसका इधर पक्षांतर किया, इनका गुणा किया, और उसके बाद में आपने तिर्यक गुणा से x और y की वैल्यू निकाल ली 8 और 10, कितनी निकाली 8 और 10। तो ये है वज्र गुणनखंड विधि। आई होप आपको समझ में आई होगी, स्टार्टिंग से लेकर के अब तक आपने x y की वैल्यू, आप इसे ऐसा जरूरी नहीं कि इस इक्वेशन के मान सिर्फ वज्र गुणनखंड विधि से ही x का मान 8 और y का मान 10 आएगा, आप इसे कहीं से भी किसी भी विधि से हल कीजिए। मतलब ये है कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्र गुणनखंड विधि से, तो आपको इस तरह के ही मान मिलेंगे, और आपको इन्हें आगे समझना है तो इससे हम और भी अच्छे से और एक एग्जांपल लेते हैं, आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जांपल 15, उसमें आपको क्या दिया हुआ है, p के किन मानों के लिए समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। आपको कहा गया है कि p के किन मानों के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल है, यानी आपको समीकरण दिया हुआ है, तो समीकरण क्या है, 4x प्लस py धन 8, 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और आपको क्या कहा गया है कि युग्म का एक अद्वितीय हल है। क्या कहा गया है, युग्म का एक अद्वितीय हल है। आपने देखा वज्र गुणनखंड विधि से, अभी सिंपल रूप में आप किस तरह से वज्र गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे, तो उसी प्रकार अब आपको एक कंडीशन दी हुई है काय की कि अद्वितीय हल की, काय की कंडीशन दी हुई है, अद्वितीय हल की कंडीशन दी हुई है। आपको इसी अद्वितीय हल की कंडीशन में हल करना होगा। किस कंडीशन में, अद्वितीय हल की कंडीशन में हल करना होगा। यानी कि जब किसी भी समीकरण का अद्वितीय हल होता है तो जो समीकरण क्या होते हैं, संगत होते हैं। समीकरण कैसे होते हैं, संगत होते हैं, और रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। और आपको इससे अब क्या निकालना है, p का मान निकालना है। तो आप p का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको अद्वितीय हल पता है, क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये क्या है, अद्वितीय हल। यानी किसी भी समीकरण का अद्वितीय हल क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो देखते हैं क्या है, इज नॉट इक्वल टू निकलता है क्या, तो a1 की वैल्यू 4/2, a2 की वैल्यू 2, और b1 की वैल्यू p, b2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2। अब क्या करते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी 2 बराबर p/2। क्या आ गया, 2 बराबर p/2। तो भाग वाली संख्या का पक्षांतर गुणा में, तो p बराबर 2 गुणित 2, यानी कि p बराबर आ गया 4।
p बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, हम p में जो आपको p का मान निकालना था तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि जो p का मान होगा वह कितना होगा, 4 होगा। p का मान होगा वह कितना होगा, 4 होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कंडीशन कौन सी, इज नॉट इक्वल टू की, यानी कि p बराबर नहीं होगा 4 के, यानी कि जो p होगा वह 4 के बराबर नहीं होगा, यानी 4 के अतिरिक्त p के मान इसमें हो सकते हैं। ये हमने आपको बता दिया। अद्वितीय हल क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये भी नॉट इक्वल टू में ही हल करेंगे हम। तो p इज नॉट इक्वल टू 4, क्या आया, p इज नॉट इक्वल टू 4 आया, यानी कि जो p के मान है वह 4 के अतिरिक्त, जो p का मान है 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए दिया हुआ समीकरण का युग्म एक अद्वितीय हल होगा। यानी 4 के अतिरिक्त मानों के लिए जो p का मान है, p के मान के लिए दिए हुए समीकरण का युग्म क्या होगा, अद्वितीय होगा। ऐसे ही और हम समझते हैं। इसी तरह से और एक एग्जांपल लेते हैं, तो वह एग्जांपल नंबर आपकी बुक का 16, तो वो एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, k के किस मान के लिए आप रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। k के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक मान होंगे, आपको समीकरण दिया हुआ। तो समीकरण क्या है, तो उसका समीकरण है kx प्लस 3y, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3, माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर आपको दूसरा समीकरण दिया हुआ है 12x प्लस ky माइनस k, 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। इस रूप में आपको क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। और क्या कहा गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि ये वाला a1 अपॉन a2 अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल का, हल की जो कंडीशन होती है वह क्या होती है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो हमें किसके लिए निकालना है, k के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, k के लिए निकालना है। तो हम k के लिए किस तरह से निकालेंगे, तो आइए देखते हैं k के लिए किस तरह से निकालेंगे। x y और ये c, ये x y और ये c। अब यहाँ a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 यानी k अपॉन 12 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 ये 3 अपॉन k बराबर c1 अपॉन c2 यानी k माइनस 3 अपॉन माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k, और इसके सामने भी क्या लगा है, ऊपर माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो ये माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब इस कंडीशन में आपने लेकर के आ गए, आपको चाहिए k का मान, आपको निकालना क्या है, k का मान निकालना है। तो अब आप कैसे k का मान निकालेंगे, आपने देखा कि अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन अप्लाई की, इसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। फिर उसके बाद आपको क्या कहा जा रहा है कि k का मान निकालिए। तो k का मान कैसे निकालेंगे, अब क्या है, ये दोनों तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यानी ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। तो अब क्या करते हैं, हम यहां से किसी को एक दूसरे के बराबर अलग अलग कर लेते हैं। इस तरह से ये इसके बराबर है और ये भी क्या है, इसके बराबर है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3 अपॉन k बराबर k माइनस 3 अपॉन k, इस तरह से लिख सकते हैं। ये बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे, अब इसके बराबर में आप देखेंगे त्रियक गुणा होगा एक k से एक k का, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 12×36, k स्क्वायर बराबर 12×36। और यहाँ क्या हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर, k स्क्वायर बराबर इसका इसमें गुणा होगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा तो k स्क्वायर माइनस 3k, क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 3k। इस तरह से इसका मान आएगा। तो यहां से आप k की वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप यहां से k की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, एक में k स्क्वायर बराबर 36, दूसरे में आया k स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 3k। k का मान निकाला तो यहाँ k का मान अंडर रूट वर्ग का पक्षांतर होगा वर्गमूल में, और 36 किसका वर्गमूल है, 6 का। 36 किसका वर्गमूल है, 6 का। अब ऐसे ही k स्क्वायर है धनात्मक संख्या, इसका इधर पक्षांतर होगा तो हो जाएगा माइनस k स्क्वायर
इज इक्वल टू -3k, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब इससे k से k कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा आपके पास, 0 बचेगा, इज इक्वल टू -3k, और इसका इधर पक्षांतर होगा तो 0/-3k, तो यहां बचेगा k, गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में, तो 0 बराबर k, 0 बराबर k, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। एक में आपको k की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, और एक में आपको k की वैल्यू क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। एक में आपको k की वैल्यू क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। तो k बराबर 0 तो हो नहीं सकता, आपको k के मान के लिए कहा गया है, यानी कि आप क्या अप्लाई करेंगे, k बराबर 6, k बराबर क्या अप्लाई करेंगे, 6 अप्लाई करेंगे। अतः k का मान जो दोनों प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, k का मान जो दोनों प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, k बराबर 6 है। इस मान के लिए समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि अब आप देख सकते हैं, यदि आप यहाँ पर k की वैल्यू रखे, यहाँ पर k की वैल्यू रखे, तो ये दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ k का मान रखिए आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k स्क्वायर आ जाएगा। k की जगह 6 रखेंगे, k की जगह क्या रखेंगे आप, 6 रखेंगे। तो जब k के स्थान पर आप 6 रखेंगे, तो यहाँ आपने 6 रखा, यहाँ आप 6 रखते, देखिए 6x + 3y माइनस 6 - 3 इज इक्वल टू 0। तो 6x + 3y, ये माइनस का अंदर गुणा होगा, तो -6 + 3 इज इक्वल टू 0। तो 6x + 3y, यहाँ समान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा, इज इक्वल टू 0। और इसमें यदि 3 से भाग देते हैं, तो यहाँ 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6x + y - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें रख के देखते हैं k का मान, तो ये हो जाएगा 12x, आपको एक वैल्यू मिल गई है, ये हो जाएगा 12x बराबर 12x प्लस k का मान 6y - 6 इज इक्वल टू 0। यानी आप यहाँ पे 6 से भाग देते तो 6 दूनी 12x प्लस 6 का 6 माइनस 6 का 6। तो आप देखेंगे कि जो k का जो मान आया, उसमें आप दोनों समीकरण में k की वैल्यू रखिए, उनके दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, यानी कि 2x + y - 1, यानी जो k बराबर 6 है, यह दोनों समीकरणों को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अतः जो k का मान होगा अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होगा, k बराबर 6 होगा। अब हम इन एग्जांपल्स की सहायता से अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली की ओर, और हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन। तो देखते हैं हम 3.5 के क्वेश्चन को किस तरह से वज्र गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.5। स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली में जो पहला क्वेश्चन है वह क्या, प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म, यानी आपको प्रश्न क्रमांक 1 में कुछ समीकरण के युग्म दिए हुए हैं, उसमें आपको कहा गया है कि किसका एक अद्वितीय हल है, और जिसका एक अद्वितीय हल है, या किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस तरह से आपको तीनों कंडीशन पूछी गई है। उसके बाद क्या कहा गया है कि अद्वितीय हल की स्थिति में, यदि वह अद्वितीय हल की स्थिति में होता है, तो उसे क्या करना है, वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है, वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक पहले का पहला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक पहले का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि ये किस कंडीशन में मिलता है। यदि अद्वितीय हल की कंडीशन में मिलता है तो, यदि अद्वितीय हल की कंडीशन में मिलता है तो हमें वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो आइए देखते पहला, x - 3y - 3, x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0। फिर है 3x - 9 - 2, 3x - 9y - 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे देखेंगे कि ये किस रूप में आता है। तो इसे हम किसी भी एक कंडीशन में लाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्नानुसार a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि अब यहाँ मान रखेंगे और देखते हैं किस कंडीशन में आता है। तो x यानी कि 1 है, फिर यह 3 बराबर -3 - 9 बराबर -3 - 2
ये माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3, 3 का 3, 3 3 9 बराबर 3/2। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी यह समीकरण युग्म क्या होगा जिसमें A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, वह क्या होता है, कोई हल नहीं। यानी ये जो समीकरण है, इस समीकरण युग्म में क्या होता है, कोई हल नहीं की स्थिति आ रही है। अतः इस कंडीशन में आपको प्रश्न में ही कहा गया है कि वज्र गुणनखंड विधि से हल नहीं करना है, वज्र गुणनखंड विधि से हल नहीं करना है। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ अद्वितीय हल की स्थिति आती है तभी आपको हल करना है। अब देखते हैं ऐसी सेकंड क्वेश्चन, ऐसी कौन सा देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में कौन सी स्थिति आती है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यानी कि अब प्रश्न अनुसार हम फिर से यहां पर भी इसी कंडीशन में इसकी वैल्यू रखेंगे। तो आइए देखते हैं इस कंडीशन में इसकी वैल्यू रख के इसकी वैल्यू क्या आती है। तो A1/A2 है 2/3 बराबर B1/B2 1/2 इज इक्वल टू C1/C2 यानी 5/8। अब आप यहाँ देख रहे हैं क्या ये संख्या किसी से कटेगी, जी बिल्कुल नहीं कटेगी। यानी यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ गई, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और जहां A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आए तो यह क्या हो जाएगा, यह समीकरण अद्वितीय हल के लिए, तो ये समीकरण में अद्वितीय हल के लिए आएगा। तब हमें इसमें क्या करना है, वज्र गुणनखंड विधि से इसे हल करना है। कौन सी विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से हमें हल करना है। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ इसे एक और समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यानी किस रूप में हो जाएंगे, अब A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यानी इस रूप में आ गए। अब हम हल कैसे करेंगे, जैसे आपने पहले एग्जांपल में देखा था किस तरह से हम किसी इक्वेशन को वज्र गुणनखंड विधि से हल करते हैं, यानी किस रूप में हल करते हैं। हमारा जो फॉर्मेट होता है वह क्या होता है, 23-12। कौन सा फॉर्मेट होता है, 23-12। इस फॉर्मेट में हम हल करते हैं। तो आइए देखते हैं इस फॉर्मेट में हल करके। सबसे पहले 2 यानी कि b की वैल्यू लेंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 1 और 2। फिर 3 यानी c की वैल्यू लेंगे -5 -8, फिर लेंगे 1 की वैल्यू यानी 2 3, फिर लेंगे हम 2 की वैल्यू यानी 1 और ये 2। तो यहाँ पे जो तिर्यक गुणा होगा और यहाँ जो तिर्यक गुणा होगा वो x के अपॉन में आएगा। यहाँ जो तिर्यक गुणा होगा इन दोनों में ये y के अपॉन में आएगा, और इन दोनों के बीच जो तिर्यक गुणा होगा ये 1 के अपॉन में आएगा। तो आइए देखते हैं x के अपॉन में क्या आता है। x के अपॉन में -8 इंटू 1 -8 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -5 बराबर y के अपॉन में -5 इंटू 3 माइनस -8 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। इस तरह से आएगी वैल्यू। तो जब इस तरह से वैल्यू आएगी तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर x अपॉन ये हो जाएगा -8 इंटू 8 इंटू 1 8 माइनस है तो माइनस है, फिर माइनस, और यहाँ माइनस है तो 5 दूनी 10 यानी कि -10, फिर बराबर, फिर y की वैल्यू 5 3 15 माइनस है, माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस क्या होंगे यहाँ प्लस, 8 दूनी 16, ये माइनस है या माइनस अभी लगा देते हैं हम, 8 दूनी 16 हो गया, फिर बराबर 2 दूनी 4 ऋण 3 का 3। फिर क्या होगा x के अपॉन में, x के अपॉन में क्या लिखेंगे आप, अब ये माइनस माइनस प्लस होंगे तो हो जाएगा -8 प्लस 10 बराबर y के अपॉन में -15 माइनस माइनस प्लस 16
बराबर 1 के अपॉन में क्या लिखेंगे आप 4 माइनस 3, ऐसा का वैसा। तो अब इसे आगे हल कैसे करेंगे, इसे आप आगे हल करेंगे x अपॉन, ये असामान्य चिन्ह वाली संख्या घटेगी, यहाँ बचेगा बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा, 10 में से 8 गए 2, फिर y के अपॉन में भी यही कंडीशन, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ भी बचेगा 1 अपॉन 1। फिर हम इसे किस तरह से लिखते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए इसे लिखेंगे अब इसके बराबर इसको और इसके बराबर इसको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, फिर y बाय 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब यहाँ क्या करते हैं हम, तिर्यक गुणा, तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो x इंटू 1 x और 2 इंटू 1 2, और यहाँ पर जब तिर्यक गुणा करेंगे तो y इंटू 1 y और 1 इंटू 1 1। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। आपने देखा कि वज्र गुणनखंड विधि से आपने किस तरह से समीकरण को हल किया और किस तरह से आपने x और y की वैल्यू निकाली। अब ऐसे ही हम इसके आगे हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन हल करेंगे, इसके आगे हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या इक्वेशन दी हुई है और उसमें आपको कौन सा हल मिलेगा, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर 3 की पहली इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। फिर क्या है इसी की सेकंड इक्वेशन 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, यानी ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में लाना है, और यदि अद्वितीय हल के कंडीशन में आता है तो इसे वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये सबसे पहले हम इस कंडीशन में लेते हैं। जो भी अगर यदि मान लो यदि कोई किसी के बराबर नहीं हुआ तो हम इज नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे। तो आइए देखते हैं 3/6 b1 अपॉन b2 माइनस 5 अपॉन माइनस 10 c1 अपॉन c2 20 अपॉन 40, 20 अपॉन 40, 3 का 3 3 दूनी 6 बराबर 5 का 5 5 दूनी 10, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 20 का 20 20 दूनी 40, यानी ये क्या हो गई, तीनों क्या हो गए एक दूसरे के बराबर हो गए, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी यह समीकरण क्या है आप देख सकते हैं, अनेक हल के लिए, काय के लिए, अनेक हल के लिए है। और जो समीकरण में अद्वितीय हल नहीं आता है उस समीकरण को हमें वज्र गुणनखंड विधि से हल नहीं करना है। पहले सबसे पहले प्रूव करना है कि क्या यह अद्वितीय हल के लिए है, यदि है तो उसे फिर आगे वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो आइए, ये जो क्वेश्चन था 3 यह अद्वितीय हल के लिए नहीं था, अतः हम इसे इसके आगे हल नहीं करेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x माइनस 3y माइनस 7, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और फिर इसकी अगली रिएक्शन क्या है, 3x माइनस 3y माइनस 15, 3x माइनस 3y माइनस 15, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो हमें क्या करना है, इसे सबसे पहले प्रूव करना है कि यह कौन सी कंडीशन में है। तो प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले यही वाली इक्वेशन लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम ये किस कंडीशन में आता है। तो a1 अपॉन a2 यानी 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी माइनस 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 यानी माइनस 7 माइनस 15, ये माइनस से माइनस कैंसिल, है माइनस से माइनस कैंसिल, यानी हो गया 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 का 3 3 का 3 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको क्या मिला, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अतः अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल है तो हम इसे अब आगे क्या करेंगे, वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। अतः वज्र गुणनखंड तब वज्र गुणन विधि से
वज्रगुणन विधि से क्या होगा, हम इसे आप देख सक रहे हैं यहाँ पर जो समीकरण है वह एक सरल रूप में ही है। इसके जो सी के मान है वह भी इधर पक्षांतर हुए है, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 इस रूप में। तो अब हम इसे आगे हल करेंगे, किस फॉर्मूले से हल करेंगे, 23-12 के फार्मूले से। कौन से फार्मूले से, 23-12 के फार्मूले से। सबसे पहले दो, तो दो लेंगे b1 अपॉन b2 यानी -3 फिर 3 -7 -15 फिर 1 यानी 1 और 3 फिर लेंगे 2 यानी -3 तो अब क्या होता है, x के अपॉन में हम किसे लिखते हैं, इन दोनों का तिर्यक गुणा। तो -3 इंटू -5 माइनस का चिन्ह फॉर्मूले में ही लगा हुआ रहता है कि जब हम दो संख्याओं का गुणा करें तो उसे हम किसी दूसरी संख्या के गुणन से घटा सके। तो ये -7 इंटू -3 इस तरह से। फिर बराबर y का मान रखेंगे, यहाँ y के लिए देखेंगे तो y के लिए क्या करेंगे, हम इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करेंगे, यानी कि -7 इंटू 3 -1 इंटू -15 1 इंटू -15 फिर क्या होगा, बराबर 1 के अपॉन में लिखते हैं हम 1 -3 फिर लिखेंगे -3 इंटू -3 इस तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम x और y की वैल्यू यहाँ फिर से इसके नीचे अब इसको हल करेंगे। 5 3 15 ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो 15 फिर क्या होगा, 7 3 21 ऋण धन 21 आ गया। फिर बराबर y के अपॉन में लिखेंगे 7 3 21 -21 फिर माइनस माइनस प्लस और 15 1 15 बराबर 3 1 3 माइनस लगाए तो -3 3 9 माइनस माइनस प्लस इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ फिर से लिखेंगे x बराबर, अब देखेंगे 15 ऋण 21 असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा, यानी -15 और 6 21 बराबर y के अपॉन में क्या लिखेंगे, अब फिर से यहाँ क्या आया था, अभी 15 आया था और यहाँ भी क्या आया 15, फिर असमान चिन्ह वाली संख्या क्या होगी, घटेगी। फिर बराबर में 1 अपॉन और 9 में से 3 गए तो यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा। अब इसे हम किस रूप में लिखते हैं, इस रूप में x बराबर, यहां लिख लेते हैं x बराबर x अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6 और y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6 कितना आएगा, 1/6 आएगा। तो अब यहां से आप x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो x और y की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तिर्यक गुणा कीजिए, यहां से तिर्यक गुणा कीजिए, भाग का गुणा पक्षांतर में यानी 1 मिलेगा और y की वैल्यू भी आपको 1 मिलेगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से आपको y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 मिलती है। यहां पर आप देखेंगे, यहां से इधर, यहां से भाग वाली संख्या का पक्षांतर होगा गुणा में, यानी x इसका गुणा होगा तो यहां से गुणा होगा, यानी x बराबर -6/6 और इसका भी सेम होगा तो y बराबर -6/6 यानी 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, x बराबर 1 और y बराबर 1, x बराबर 1 और y बराबर 1। ये इस तरह से आपने निकाल लिया x और y की वैल्यू, क्या निकाले, x और y की वैल्यू निकाले। अब ऐसे ही ये था प्रश्न क्रमांक 1 के 4 क्वेश्चन, ये थे प्रश्न क्रमांक 1 के 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 क्वेश्चन दी हुई है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, a और b के किन मानों के लिए आप निम्न रैखिक समीकरण का जो युग्म है उसे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए अनेक हल होंगे, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यह पूछा है। और आपको एक समीकरण दिया हुआ है, यानी क्या कहा गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या कहा गया है, अपरिमित रूप से अनेक हल। आपको समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7। फिर क्या दिया हुआ है, a - b x
a प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। इस तरह से आपको दिया हुआ समीकरण एक और ये समीकरण दो, समीकरण एक और समीकरण दो इस तरह से दिया हुआ है। और आपको कहा गया है कि अपरिमित रूप से अनेकल, यानी अपरिमित रूप से अनेकल क्या होते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या होते हैं अपरिमित रूप से अनेकल, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस रूप में आप रखिए a1 यानी 2 अपॉन a माइनस b बराबर 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b माइनस 2। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे अब तीनों क्या है एक दूसरे के बराबर है, तो इसे हम इस रूप में लिख लेते हैं 2a माइनस b बराबर 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ये कैसे लिख लिया, ये लिखा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 से, ये इस रूप में लिखा। फिर उसके बाद हम यहाँ लिखते 3a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ये कहां से लिखा, ये लिखा b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 से। आप देख पा रहे हैं हमने सबसे पहले इसे क्या किया, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए लिखा। उसके बाद में फिर क्या किए, उसे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर लिखा। फिर लिखे b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब हम उन दोनों को हल करते हैं। तिर्यक गुणा से हल होगा, तो जब तिर्यक गुणा से हल होगा तो कैसा होगा, इसका गुणा इससे होगा। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं 2 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7a माइनस b। फिर यहाँ लिखेंगे आप 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7a प्लस b। इस तरह से आप लिख सकते हैं, आप देखेंगे ऊपर नीचे। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों समीकरणों में अंदर वाली संख्या जो कोष्टक की संख्या उसे हल करके a और b के लिए एक समीकरण बनाते हैं। देखते हैं इससे किस तरह का समीकरण बनेगा। तो जब इसमें अंदर गुणा करेंगे तो 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। जब ये इस तरह से हो गया तो इसे आप आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6a माइनस 7a, 6a माइनस 7a प्लस 2b, इसका इधर पक्षांतर होगा प्लस 7b बराबर, आप यहाँ माइनस 4 भी लिख सकते हैं इस तरह से, इज इक्वल टू 0 जैसा का वैसा। फिर यहाँ देखेंगे आप असमान चिन्ह वाली संख्या, जब असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी तो सामने का चिन्ह लगेगा माइनस का, और 7 में से 6 गया तो 1, यानी यहाँ आ गया 1 माइनस a प्लस 9b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपको एक समीकरण मिल गया। आपको एक समीकरण क्या मिला, माइनस a 9b माइनस 4। अब इसे धनात्मक समीकरण बनाने के लिए आप इसमें माइनस से गुणा कर सकते हैं, तो हो जाएगा a माइनस 9b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपको एक समीकरण मिल गया। इसे कोई नाम दे दी थी समीकरण नंबर 3, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब ऐसे ही हम इस नीचे की कंडीशन को लेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। फिर 9a माइनस 7a, इसका इधर पक्षांतर, प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 9 में से 7 गए 2a, यहां से माइनस 4b, यहां माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 4। क्या हो गया समीकरण नंबर 4, क्या आ गया समीकरण नंबर 4, 2a माइनस 4b, 2a माइनस 4b माइनस 6, 2a माइनस 4b माइनस 6 आ गया। इस तरह से आपका समीकरण आ गया। आप क्या करते हैं, हम समीकरण 3 व 4 को वज्र गुणन विधि से हल, क्या करते हैं, हम समीकरण 3 व 4 को क्या करते हैं, इसके आगे वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो जब हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो क्या होगा, ये समीकरण 3, ये समीकरण 4। आप यहाँ रूल फॉलो करेंगे कौन सा, 23 12 वाला। कौन सा रूल फॉलो करेंगे, 23 12 वाला। तो सबसे पहले 2 यानी कि b, तो ये क्या है माइनस 9, फिर क्या है माइनस 4। आप देख रहे हैं b यहाँ पे माइनस 9
-4, फिर है 3 यानी कि C4, यहाँ है -6, फिर है 1, तो 1 क्या है 9, यहाँ पर है 1 और यहाँ पे है 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, फिर है 2 यानी कि सेम यही -9 -4। इस तरह से आपने लिख लिया। फिर उसके आगे आप यहाँ क्या लिखेंगे, इनका तिर्यक गुणा करेंगे। इसका तिर्यक गुणा करके x के अपॉन में, इसका तिर्यक गुणा करके y के अपॉन में, इसका तिर्यक गुणा करके 1 के अपॉन में लिखेंगे तो x के अपॉन में क्या आ जाएगा -9 -6, फिर -4 और 4, फिर y के अपॉन में क्या आ जाएगा बराबर y के अपॉन में लिखेंगे 4 × 2 -6 × 1, फिर बराबर 1 के अपॉन में क्या लिखेंगे -9 2, फिर -1 -4, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद फिर x के अपॉन में लिखते हैं हम अब x के अपॉन को हल करेंगे, तो x के अपॉन को हल करेंगे तो क्या होगा 9 × 6 = 54 और ऋण धन 9 × 6 = 54 ऋण धन 4 × 4 = 16, ये सामने ऋण है तो ये ऋण धन हो जाएगा, तो ये धन हो गया 4 × 4 = 16 बराबर। फिर y को हल करेंगे तो y को हल किया तो यहाँ क्या 4 दूनी 8 माइनस 6 का 6 ऋण धन, फिर बराबर 1 के अपॉन में 9 दूनी 18 -18, फिर ये ऋण धन 4 का 4, क्या आ गया 4 का 4। फिर उसके आगे क्या करते हैं हम यहाँ पर अब x बराबर कितना लिखेंगे, x बराबर 54 और 16 यानी कि 6 4 10 की 89 का है 1 5 और 1 6 और 1 7, 100/70 हो गया, 8 और 6 14, y बराबर 14 और 1 अपॉन जब 18 में से 4 जाएंगे तो -14 बचेगा, कितना बचेगा -14 बचेगा। इस तरह से हम a और b की अब वैल्यू निकालेंगे, यानी कि x और y की वैल्यू निकाली, वही सेम वैल्यू होगी a और b की। हमें वैल्यू किसकी निकालना था a और b की, तो आप यहां से x y की वैल्यू निकाल के इस समीकरण में रखिए या फिर इस समीकरण में रखिए। इसे आप x y ना मानते हुए हमें वैल्यू किसकी चाहिए a और b की वैल्यू चाहिए, तो हम इसे a और b के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके अपॉन में यहाँ पर x की जगह लिख सकते हैं a और यहाँ y की जगह लिख सकते हैं b, x की जगह a y की जगह b, तो x y की वैल्यू मिलने की बजाय हम a b की वैल्यू के रूप में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं। आपको जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उस चीज के अपॉन में। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, अब यहाँ पर ये a और b वाली जो वैल्यू है ये x और a और वाली वैल्यू है, यानी कि a के बटे में 70 लिखेंगे, a के बटे में 70 बराबर, इसके बराबर हम किसको लिखते हैं 1 वाली वैल्यू हमेशा, तो 1/14, 1 अपॉन कितना हो गया 14, सॉरी -14, तो -14। फिर क्या होता है यहाँ पर अब y वैल्यू यानी b की वैल्यू, तो b की वैल्यू b के अपॉन में कितना है 14, तो 14 बराबर 1/-14, 1/-14। तो अब क्या आएगी वैल्यू, अब आप देख सकते हैं 14 पंचे 70 और 14 एका 14, 14 पंचे 70 और 14 एका 14, यानी a और b की वैल्यू क्या आएगी, a और b की वैल्यू क्या आएगी 5 और 1, कितनी आएगी 5 और 1, 14 पंचे 70 यानी a बराबर 5, और यहाँ पर आप देखेंगे b की वैल्यू 14 एका 14 यानी b बराबर 1, यानी आपने a और b की वैल्यू क्या निकाल ली, a बराबर 5 और b बराबर 1। इस तरह से आपने a और b के मानों के लिए अपरिमित रूप से इन समीकरण को हल किया और आपने a और b की वैल्यू निकाली। अब ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है कि k के किस मान के लिए आप रैखिक समीकरण के युग्म को कोई हल नहीं है, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। यानी अब आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अभी क्या कहा गया था अपरिमित रूप से अनेक हल, अब क्या कहता है कोई हल नहीं है, क्या कहता है कोई हल नहीं है,
कोई हल नहीं है तो हम इसे अब कोई हल नहीं है के लिए हल करेंगे। तो जब कोई हल नहीं है के लिए हल करेंगे तो हमें इक्वेशन दी हुई है। तो दो इक्वेशन क्या है, दो इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद में क्या है 2k माइनस 1x, 2k माइनस 1x, फिर है k माइनस 1y प्लस k माइनस 1y इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 2k प्लस 1। तो अपरिमित कोई हल नहीं के लिए अभी इसके पहले आपने हल किया अपरिमित रूप से। कैसे हल किया, अपरिमित रूप से अनेक हल। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं की जो इक्वेशन होती है, जो स्थिति होती है वह क्या होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम इस रूप में इसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। इस तरह से तो अब हम क्या करते हैं, जो बराबर है उसे बराबर लेते हैं। तो हो जाएगा 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k माइनस 1। ये कहां से हो गया a1 अपॉन a2, ये कहां से हुआ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 से। कहां से हुआ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 से हो गया। तो यहां से होने के बाद अब हम इसे हल करते हैं तो देखते हैं k की वैल्यू क्या आती है। हमने इसके बाद वाला जो मान था c1 अपॉन c2 उसे इसमें बराबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां पर अपरिमित रूप से हल था और यहाँ कोई हल नहीं के लिए हल है। यानी ये क्या है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जो c1 अपॉन c2 इनके बराबर नहीं है। अतः हम जो लेंगे जो बराबर वैल्यू उसे लेते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 लिया। अब यहाँ इसका तिर्यक को गुणा करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1k माइनस 1। इस तरह से इसका तिर्यक गुणा होगा। ये हो जाएगा 6k माइनस 1 इज इक्वल टू k माइनस 1। क्या हो जाएगा 6k माइनस 3 इज इक्वल टू k माइनस 1। इसका इधर पक्षांतर होगा 6k माइनस k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। यहां क्या बच गया 6k में से 1k जाएगा तो कितना बचेगा 5k इज इक्वल टू, यहां पर असमान चिन्ह वाली संख्या क्या होगी घटेगी। तो ये घट गई, क्या हो गई घट गई। तो जब यहाँ पे असमान चिन्ह वाली संख्या घट गई, यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना आ गया, सॉरी यहाँ 2k है, ये 2k होगा, यहां पर भी 2k आएगा माइनस 2k, यहाँ 4 बचेगा। तो जब यहाँ 4 बचेगा तो असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी तो 3 में से 1 या 2 बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगा, k बराबर भाग वाली संख्या का पक्षांतर गुणा में, यानी कि ये क्या होगा भाग गुणा वाली संख्या, इसका पक्षांतर हम कहाँ देंगे भाग में देंगे। तो जब ये असमान चिन्ह छोटी संख्या से बड़ी संख्या को काटेंगे तो क्या होगा 4/2, यानी k बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। या फिर आप क्या कीजिए ये वाली जो संख्या इसका इधर पक्षांतर कर दीजिए। क्या कीजिए ये वाली संख्या का इधर जब पक्षांतर करेंगे तो इकाई में आएगी भाग में आएगी, और 4 से 2 बार में कैंसिल हो जाता है। इससे क्या होगा k बराबर कितना आएगा 2 आएगा। अब ऐसे ही हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि एवं वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है और देखना है कि आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त मानते हैं। उसमें आपको चेक करना है कि आप कौन सी विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसमें 2 विधि से अप्लाई करना है, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर इक्वेशन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। कौन सा क्वेश्चन है अब, प्रश्न क्रमांक 3। यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है आपको। इक्वेशन क्या है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। फिर क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यानी ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसे आपको 2 विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। कौन कौन सी विधि से,
प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि से। तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं हम दोनों विधियों से हल करने पर इनके आंसर्स क्या पाते हैं। आपने कल जिस तरह से इसके पहली वाली क्लास प्रश्नावली 3.4 में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन किए थे जिसे आपने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, दोनों के जो मान थे वह क्या थे, बिल्कुल समान थे। अब ऐसे देखते हैं हम क्या वज्र गुणनखंड विधि से भी हल करने पर हमें इन दोनों के मान समान मिलते हैं या नहीं। तो सबसे पहले वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणन विधि से, तो वज्र गुणन विधि से क्या देखेंगे हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं वज्र गुणन विधि में, 23-12 वाला। 23-12, तो यहाँ पे 23-12 लिखिए, 2 5 2 5 2 हो गया, फिर 3 लिखिए तो 9 4, फिर 1 लिखिए 8 3, फिर 2 लिखिए 5 2। इस तरह से हो गया, यानी कि ये होगी x का, ये हो गया y और ये 1। तो 5 x के अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 माइनस 9 इंटू 2, फिर बराबर यहां क्या आ जाएगा, y के अपॉन में 9 3 माइनस 8 4, फिर क्या होगा 1 के अपॉन में 8 2 5 8 2 5 3 5 इंटू 3। अब इसे आगे हल करेंगे, x के बराबर कितना आएगा, 5 चौके 20 ऋण 9 दूनी 18 बराबर y के अपॉन में क्या आएगा, 9 तिया 27 8 चौक 32 बराबर 1 के अपॉन में क्या आएगा, 8 दूनी 16 ऋण 15। फिर इसे हल करेंगे, x बटे में 20 में से 18 गए तो 2 बराबर y, तो y के 27 है और ये कितना 32 है, असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, 8 चौक 32 असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा और यहाँ बचेगा 5 बराबर 1 के अपॉन में क्या आएगा 1, 16 में से 15 गए थे, क्या बचा 1 बचा। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले फिर क्या करते हैं, x/2 इज इक्वल टू 1/1, फिर y माइनस 5 इज इक्वल टू 1/1, यानी अब तिर्यक गुणा होगा x इज इक्वल टू 2 और यहाँ तिर्यक गुणा होगा y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5। इस तरह से आपने x और y की वैल्यू निकाली। तो जब x और y की वैल्यू यहाँ निकाली, x और y की वैल्यू आपने निकाली, और जब x और y की वैल्यू निकाली तो इसी मानों को आप क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, इसी समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और देखते हैं कि क्या यहां पर भी आपको x और y की वैल्यू समान मिलती है। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू लेकर के उसे आगे हल करना। यानी हम यहां से किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकालते हैं, तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 से 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y, तो x बराबर 9 माइनस 5y अपॉन 8, x बराबर क्या आ गया, ये समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं तो हो जाएगा 3 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। फिर इसे आगे हल करेंगे तो 9 तिया 27 माइनस 15y बटे 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। फिर इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे इन दोनों संख्या को जोड़ना होगा, यानी 8 क्या आएगा, लघुत्तम आएगा। और जब 8 लघुत्तम आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस 15y, 27 माइनस 15y 8 दूनी 16 प्लस क्या हो गया 16y बराबर 4। अब इस भाग वाली संख्या का पक्षांतर गुणा में 27 माइनस 15y प्लस 16y बराबर
क्या होगा 8 चौक 32। कितना हो गया 8 चौक 32 हो गया। जब 8 चौक 32 हो गया, ये संख्या का हम क्या करेंगे इधर पक्षांतर करेंगे। और 15 असमान चिन्ह वाली संख्या 15 में से 16 गए तो ये 16 में से 15 गए तो 1 और 32 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा y बराबर 5 बचेगा। कितना बचेगा y बराबर 5। और आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे y बराबर कितना आया था 5 आया था। अब y का मान कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ x की वैल्यू मिलेगी, यानी x बराबर 9 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 8, तो 25 9 माइनस 25 अपॉन 8 और 9 25 में से 9 गए तो यहाँ बचते 16, यानी माइनस 16 अपॉन 8। तो यहाँ पर क्या आएगा 8 दूनी 16 तो -2 कितना आया, सॉरी यहाँ पे हमने -2 ही आया था इसके पहले भी, तो -2 और यहाँ क्या आ गया 5 आ गया। और ये x का मान कितना आ गया -2 आ गया। x बराबर -2 आ गया। कितना आया x बराबर -2 आया। आप देख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि दोनों विधियों से x और y की वैल्यू क्या आती है, एक दूसरे के बराबर आती है। कैसी आती है, एक दूसरे के बराबर आती है, यानी x का मान हो गया -2 और y का मान हो गया 5। और प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान -2 y का मान 5 हो गया। अब ऐसे ही हम इस क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण की युग्म बनाइए। आपको कुछ समस्या दी है, जैसे पिछली प्रश्नावली की तरह आपको कुछ समस्या दी है और उनके हल ज्ञात करना है। किसी भी बीजगणितीय विधि से आप हल कर सकते हैं। किसी भी बीजगणितीय विधि मतलब प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, तीनों में से आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी पहली समस्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक छात्रावास के मालिक व्यय का एक भाग नियत है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपए छात्रावास को व्यय करता है, जबकि एक विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है और वह 1800 रुपए अदा करता है, तो नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है कि नियत कितना है और प्रतिदिन हमें कितना देना पड़ रहा है। तो हम यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, नियत और प्रतिदिन, यानी कि दो चीज। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि नियत x और प्रतिदिन को हमने क्या मान लिए y। क्या मान लिए y मान लिए। तो नियत हमारे पास क्या है x है। तब हम कैसे आगे सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए यहां पर क्या बोला गया था, सबसे पहली इक्वेशन कि कोई एक विद्यार्थी A है जो 20 दिन खाना खाता है, जो 20 दिन भोजन करता है और छात्रावास को कितने रुपए देता है, 1000 रुपए देता है। कितने रुपए देता है, 1000 रुपए देता है। और दूसरा विद्यार्थी है जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास को 1180 रुपए देता है। कितने देता है, 1180 रुपए देता है। तो हमें अब बताना है कि हम इस कंडीशन को किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है, तो प्रतिदिन यानी दिन, तो 20 दिन यानी 20y x प्लस नियत जो है वह x है। नियत x और भोजन कितने दिन किया, 20 दिन। कितने रुपए दिया, 1000 रुपए। ये किसने दिया, a ने, a विद्यार्थी हो गया। और b ने x प्लस 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपए क्या करता है, छात्रावास को देता है। तो अब आपको मिल गए दो समीकरण, समीकरण 1 समीकरण 2। क्या मिल गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हमने x को इसमें ऐड क्यों किया, क्योंकि प्रतिदिन का किराया और नियत किराया दोनों को जोड़ करके वह कितना दे रहा है, 1000 दे रहा है। और यह भी प्रतिदिन का किराया और नियत किराया को क्या कर रहा है, जोड़ करके 1180 रुपए दे रहा है। तो हम इसे किस विधि से हल करेंगे, हम इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 ऋण समीकरण
2, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर हम यहाँ पर किसी दूसरी संख्या का गुणा भाग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें जो पहला मान है वह x क्या समान है और विलोपन विधि का यही काम है कि कोई एक चर राशि क्या हो जानी चाहिए, विलुप्त हो जानी चाहिए। तो x प्लस 20y बराबर 1000 और ये x प्लस 26y बराबर 1180। इसको जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे और ये जब चिन्ह बदलेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल। असामान्य चिन्ह वाली संख्या क्या होती है, हमेशा घटती है। तो इसको घटाएंगे तो 26 में से 20 गए तो 6y बराबर, फिर इसे घटाएंगे तो 180 माइनस लगेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 6y बराबर 180। तो y बराबर हो गया 180 बटे 6, तो ये हो जाएगा y बराबर 6 3 18 6 0 0, y बराबर कितना आ गया 30। y बराबर कितना आ गया 30 आ गया। अब क्या करते हैं, हम y का मान उठा करके किसी एक समीकरण में रखेंगे और उसके बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां देखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं तो x प्लस 20 y का मान 30 बराबर 1000। 20 ये कितना हो जाएगा 20 गुणित 30, x बराबर ये कितना हो गया 600, ये सॉरी बराबर नहीं प्लस, यहां बराबर होगा 1000। यहां जब प्लस वाली संख्या का पक्षांतर होगा माइनस में तो 1000 माइनस 600, तो x की वैल्यू आ गई 400, x की वैल्यू आ गई 400। यानी कि आप कह सकते हैं जो नियत किराया है वह कितना है 400 है, कितना है 400 है। और हमें प्रतिदिन कितना देना होता है, प्रतिदिन 30 रुपए देना होता है। कितना रुपए देना होता है 30 रुपए देना होता है। इसी हिसाब से उनने कितने रुपए दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 रुपए थे 400 और 30 रुपए के भाव से यहाँ खाना का ये हुआ 600 का, और 400 और ये 600 ये हो गए तुम्हारे कितने 1000 और यहाँ 400 और यहाँ 30 से इंटू करेंगे तो हो जाएंगे 1180। तो जो नियत किराया था वह कितना है 400 रुपए और प्रतिदिन का किराया कितना रुपए लग रहा है 30 रुपए लग रहा है। अब ऐसे ही देखते हैं सेकंड ट्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक भिन्न, क्या कहा गया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाती है उसके अंश से, और वह 1/4 हो जाती है कोई दूसरी भिन्न है वह उसके हर से 8 जोड़ने पर। तो वह भिन्न हमें ज्ञात करना है कि वह भिन्न क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर माना कि वह भिन्न अंश बटे हर बराबर x बटे y मान लीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक भिन्न मानिए अंश और हर में, और उसको वैल्यू क्या लिखेंगे आप x और y। फिर क्या कहता है क्वेश्चन में, अब फिर से आप क्वेश्चन को रिपीट कीजिए और वहां आप पाएंगे कि कोई भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाते हैं। अंश से 1 घटाने पर यानी x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1/3 हो जाती है। फिर क्या होता है अगली इक्वेशन 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ते हैं, यानी कि हर में 8 जोड़ेंगे x अपॉन y प्लस 8 तो हो जाएगी 1/4। तो क्या हम इस रूप में किसी समीकरण को हल कर सकते हैं, आपको मिला समीकरण 1, आपको मिला समीकरण 2, तो नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो इनका आप तिर्यक गुणा कीजिए, आपको एक सरल समीकरण मिलेगा। ये 3 का इधर गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3, फिर आप y का गुणा इधर करेंगे तो बराबर y बराबर क्या हो गया y हो गया। यानी कि आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, यहां पर 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण नंबर, नया समीकरण मिला, समीकरण 3। अब ऐसे ही इसको देखेंगे तो यहां देखेंगे आप 4x फिर बराबर y प्लस 8, 1 से गुणा करेंगे तो y प्लस 8। फिर इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं, 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 4। अभी आपने क्या किया था, इससे पहले का क्वेश्चन नंबर 1 उसे विलोपन विधि से हल किया था। अब इसे क्या करते हैं हम, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमने विलोपन से हल किया, अब इसे प्रतिस्थापन से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे तो क्या होगा, अब यहां लेते कोई एक समीकरण, समीकरण 3 से,
समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से लेंगे तो हम यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे और y का आप उस तरफ पक्षांतर कीजिए, धनात्मक वैल्यू मिल जाएगी, यानी y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3। y बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि ये मिल गया आपको समीकरण नंबर 5। तो क्या करेंगे, समीकरण 5 से y का मान समीकरण 4 में, समीकरण 5 से y का मान समीकरण 4 में रखते हैं तो क्या होगा, आप देखेंगे 4x माइनस 3x माइनस 3 माइनस 8 इजिकल टू 0। तो अब इसे आगे अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 3x प्लस 3 माइनस 8 इजिकल टू 0। फिर क्या होगा, 4x माइनस 3x यहां बच गया x, फिर क्या बचा 8 और 3 असमान चिन्ह वाली संख्या, यहां बचेगा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर आ गया 5, x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। और जब आपने x बराबर 5 ला लिया है तो अब यहां क्या होगा, x का मान समीकरण 5 में रखो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी y बराबर 3 इंटू 5 माइनस 3, तो y बराबर 5 3 15 ऋण 3, तो y बराबर हो गया 12। y बराबर कितना हो गया 12 हो गया। 15 में से 3 का कितना बचा 12 बचा, यानी वह जो भिन्न रही होगी वह कौन सी भिन्न रही होगी, x का मान लिखिए 5 और y का मान लिखिए 12, यानी वह जो भिन्न है वह कौन सी भिन्न है 5/12। जो हमें सेकंड क्वेश्चन में जिस समस्या का जिक्र किया गया था वह कौन सी भिन्न है 5/12। अब ऐसी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही प्रश्न के 3 अंक मिलते थे और अशुद्ध उत्तर का 1 अंक कटता था। फिर क्या बोला है, यदि उसे वही सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हमें क्या बताना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस है उसे सही और गलत के रूप में आपको अंक, सही और गलत के रूप में आपकी मार्किंग हो रही है और आपने कुछ अंक अर्जित किया है। तो हमें बताना है कि उस एग्जाम में या उस प्रतियोगिता में कितने क्वेश्चन थे, उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो माना कि सही उत्तर वाले प्रश्न मान लेते हैं हम कितने हैं x है, और अशुद्ध वाले हमने मान लिया कितने y। सही वाले क्या मान लिया x, अशुद्ध वाले मान लिया y। तो अब फिर से हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि एक टेस्ट में उसने 40 अंक लाए, कितने अंक लाए 40 अंक लाए। तो अब क्या होगा, हमारे पास कुल प्रश्न होगा x और y, कुल प्रश्न क्या होगा शुद्ध और अशुद्ध। तो इसके कितने अंक मिले उसको 40 अंक मिले, जब क्या था उसे प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक और गलत उत्तर का 1 अंक मिलता था, यानी सही उत्तर का 3 अंक, गलत उत्तर का 1 अंक, तो उसने लाया 40। अब क्या होता है सेकंड कंडीशन में, सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर के 2 अंक मिलते हैं, 4 अंक और 2 अंक, तो वह कितने अंक प्राप्त करता है 50 अंक। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अभी आपने देखा कि हमने 2 विधि अप्लाई कर चुके हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन। अब इसे हम वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। कौन सी विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो जब हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो इसे किस तरह से हल करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर हम रूल फॉलो करेंगे कौन सा 23/12 वाला। तो सबसे पहले 2 यानी 1 और यहाँ है 2, फिर 3 यानी कि 40/50, फिर क्या है 1 यानी कि 3 4, फिर क्या है 2 यानी 1, ये 2 हो गया। तो इसका जब तिर्यक गुणा होगा तो वैल्यू आएगी x के अपॉन में, इसका तिर्यक गुणा होगा तो वैल्यू आएगी y के अपॉन में, और इसका तिर्यक गुणा होगा तो वैल्यू आएगी 1 के अपॉन में। तो आइए देखते हैं x के अपॉन में क्या आएगा। x के अपॉन में आएगा 50 × 1 माइनस 40 × 2, फिर आएगा y के अपॉन में, y के अपॉन में क्या आएगा 50 × 3 माइनस 40 × 4, फिर 1 के अपॉन में क्या आएगा 2 × 3
-1 × 4 इस तरह से संख्या आएगी। तो अब आप लिखिए x के अपॉन में 50 का 50 ऋण 40 दूनी 80 बराबर y के अपॉन में 50 तिया 150 ऋण 4 चौक 16 160 बराबर 3 दूनी 6 ऋण 4 का 4। तो अब x के अपॉन में क्या बचेगा, x के अपॉन में आप देखेंगे 50 ऋण 80 यानी असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। सेम कंडीशन y के मान में भी y अपॉन -10 और ये 1 अपॉन कितना बचेगा, 6 में से 4 गए तो 2 कितना बचेगा, 6 में से 4 गए तो 2। अब क्या लिखते हैं हम x बटे 2 और फिर क्या लिखते हैं y बटे x बटे -30 y बटे -10 इन दोनों के बराबर में लिखेंगे 1 बटे 2 1 बटे 2। तो x का मान कितना होगा, इसका इधर पक्षांतर कीजिए और फिर इसका इधर पक्षांतर कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2x = -30। तो x = -30/2 तो x बराबर हो गया 15। कितना हो गया 15, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। फिर क्या होता है यहाँ पर 2y बराबर -10 तो y बराबर क्या हो जाएगा -10/2 तो y का मान आ जाएगा 5 दूनी 10। कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, ऊपर माइनस है तो माइनस। ये x का वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या पूछा गया था कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो हमने सही उत्तर को माना था x। तो कुल प्रश्न क्या हो जाएंगे, कुल प्रश्न सही उत्तर x प्लस y, सही उत्तर प्लस गलत उत्तर। तो सही उत्तर क्या होगा -15 प्लस -2 समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ेगी, ये सॉरी -5 है यहाँ। समान चिन्ह वाली संख्या क्या होगी, माइनस माइनस जब जुड़ेगी ये कितना हो जाएगा 20, यानी जो कुल प्रश्न रहे होंगे वह कितने रहे होंगे 20 रहे होंगे। कितने रहे होंगे, कुल प्रश्न 20 प्रश्न रहे होंगे। और आपने देखा कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी 20 थी। अब ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी इसकी चौथी समस्या। चौथी समस्या क्या है, इसके पहले आपने 3 क्वेश्चन में 3 विधि अप्लाई की, तीनों विधि। अब चौथा क्वेश्चन, एक राज्य मार्ग पर 2A और B, एक राज्य मार्ग पर 2A और B स्थान 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राज्य मार्ग है, उसमें जो A और B कोई स्थान है, जैसे कोई सड़कों में स्थान होते हैं, गांव के नाम होते हैं, तो वह क्या है A और B, उनके बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर है तो क्या होता है, A से एक कार A से तय दूरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। एक कार A तथा दूसरी कार B एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न समय से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती है। यदि वह कारें एक ही दिशा में भिन्न भिन्न चालों से चलती है तो 5 घंटे में मिलती है। यदि विपरीत दिशा में चलती है तो वह 1 घंटे के पश्चात मिलती है। वह 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो स्पॉट क्या है, ये दोनों स्थान क्या है, A और B क्या है, X और Y है। एक दिशा पर चलती है तो X और Y मान लेते हैं हम। ये स्थान क्या है, दोनों कार कौन सी दिशा में चल रही है, X और Y दिशा में चल रही है। माना कि कार X व Y दिशा में चलती है। और जब X और Y दिशा में चलती है तो क्या होता है, आप देखेंगे कि वहां पर आपको क्या कहा गया है कि एक समान दिशा में भिन्न भिन्न चालों से एक समान दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे में मिलती है। यानी भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वह कितने घंटे में मिलती है, 5 घंटे में मिलती है। तथा विपरीत दिशा में चलती है तो कितने घंटे में मिलती है, 1 घंटे में मिलती है। विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। तो फिर हम इसे कैसे बताएंगे कि यह कौन सी गाड़ी कितने घंटे में कौन से स्थान पर जा रही है। तो आइए देखते हैं, समय बटे दूरी बराबर क्या होता है, चाल। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर समय बटे दूरी, समय बटे दूरी। तो जब आप इसका इधर पक्षांतर करेंगे और इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर, आपको समय दिया हुआ है बस, तो समय बराबर हो जाएगा चाल बटे दूरी।
चाल बटे दूरी। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। और जब हम इस चाल का इधर पक्षांतर करेंगे और ये इस संख्या का इधर पक्षांतर करेंगे और इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। आप इसका भाग वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे गुणा में जाएगी, गुणा वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे भाग में आएगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो अब हम इस फॉर्मूले में इन चीजों को रखेंगे जितनी हमने मानी है। तो जब वो समान दिशा में चलती है, एक दिशा में चलती है तो 5 घंटे, और विपरीत चलती है तो 1 घंटा लगता है। कितना लगता है? 1 घंटा लगता है। तो समान दिशा मान लिया x माइनस वाई, x इधर से आएगी, एक इधर से आएगी, तो x माइनस वाई बराबर कितने घंटे लग रहे हैं उसको, यानी दूरी कितनी है टोटल, यहां रखेंगे मान। दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर चली कैसी, एक दिशा में x माइनस वाई बराबर 5। फिर क्या दूसरी कंडीशन, दूरी है 100 किलोमीटर, चलती है विपरीत दिशा में, तो कितने घंटे में मिलती है? 1 घंटे में मिलती है। तो अब इसे हम एक समीकरण बना सकते हैं। इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो 100 बराबर 5x माइनस 5y हो जाएगा। और जब हम यहाँ 5 से भाग देंगे तो ये समीकरण कुछ अलग बनेगा। किस तरह से बनेगा? 20 पंचे 100 यानी 20 बराबर x माइनस वाई। क्या हो जाएगा? 20 बराबर x माइनस वाई। इसे मान लीजिए अब समीकरण 1। क्या मान लीजिए? समीकरण 1। पहले कंडीशन फिर ये समीकरण, फिर वैसे इसको, तो ये हो जाएगा 100 बराबर x प्लस वाई, भाग वाली संख्या का पक्षांतर गुणा में। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस तरह से आपने 2 इक्वेशन निकाली। अब क्या कीजिए, आप इसे किसी भी एक विधि से हल कर लीजिए। किसी भी एक विधि से हल कर लीजिए। तो आपको किसी भी एक विधि से हल करने पर कोई एक वैल्यू मिलेगी, आप उसे पुट करेंगे, फिर आपको दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले इस विधि में विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? विलोपन विधि से हल करने पर क्या होगा, समीकरण 1 ऋण यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 ऋण समीकरण 2, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 20। फिर ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, आप देख सकते हैं x और y की वैल्यू यहां से आप निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और जब ये माइनस माइनस होगा, समान असमान चिन्ह वाली संख्या कैंसिल, प्लस माइनस समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ेगी -2y। फिर यहाँ बचेगा -80। तो जब ये -80 बचेगा तो -2y बराबर 80 आ गया। तो जब -2y बराबर 80 आया तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y बराबर हो जाएगा 80/2। तो y का मान आ गया 40। y का मान कितना आया? 40 आया। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। कहां रखते हैं? समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये समीकरण 1, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। तो ये हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 20। इस 40 के इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 20 दोनों 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60। और आप देखेंगे कि इनकी दूरी का जो योग था वो कितना था, 100। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 100, यानी 40 और 60 कितना हो गया, 100 हो गया। यानी अब इनकी चाल निकालना है तो कोई भी एक कार्य की चाल आप कैसे निकालेंगे, जो हमने समान दिशा ली थी वो क्या थी, x माइनस 1 x माइनस वाई। तो यहाँ x हो गया, ये y हो गया, तो ये x यानी 60 ऋण 40। तो एक समान दिशा में वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा होगा। और दूसरी हो गई x प्लस वाई, यानी कि 60 प्लस 40, तो हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। इतनी उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। ये क्या होगी, उसकी स्पीड होगी। और आपको यही ज्ञात करना था कि उन दोनों के द्वारा चली गई दूरी की चाल, उसकी चाल ज्ञात करना था। तो चाल क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर एक दिशा में, और विपरीत दिशा में होगी 100 किलोमीटर पर आवर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है किस कंडीशन में? उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तब क्या होता है? वह 9 इकाई कम हो जाता है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और 4 इकाई बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करना। आयत की क्या ज्ञात करना है? विमाएं ज्ञात करना है। तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे? आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। माना कि आयत की विमाएं क्या है? x और एक y, x और y है। तो तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। और हमने लंबाई और चौड़ाई को क्या माना है? x और y माना है। क्या माना है? x और y माना है। यहां पर आप लिख सकते हैं इस तरह लंबाई और चौड़ाई। तो ऐसे लिखेंगे तो जब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? xy क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। और आपको क्या कहा गया है? आपको कहा गया है कि अब पहली कंडीशन देखते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए। यदि उसकी लंबाई से 5 इकाई कम कर दी जाए और 3 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई में 5 इकाई कम यानी कि x माइनस 5 और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दो x प्लस 3। कुछ इस तरह से आपको कहा गया है x प्लस 3। तो क्या कहता है? उसके जो क्षेत्रफल है उसमें क्या हो जाती है? 9 इकाई की कमी हो जाती है ना, -9। अब आप इनका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है और ये उसकी लंबाई में 5 कम किया, चौड़ाई में 3 बढ़ाया और उसका क्षेत्रफल में 9 कम हो गया। तो क्षेत्रफल हो गया xy और इनकी जो लंबाई और चौड़ाई में हम गुणा करेंगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर हमारे क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर अगली कंडीशन क्या बोलता है? अगली कंडीशन है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो 67 वर्ग क्या होता है? बढ़ जाता है। लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई। लंबाई को 3 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। x प्लस 3 y प्लस 2। तो ये क्या होता है? 67 स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल है वह क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। या 67 स्क्वायर वह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस समीकरण को कैसे आगे हल करेंगे और किस तरह से हल करेंगे? आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। इनका अंदर गुणा करेंगे। सबसे पहले इसका करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y माइनस 5 3 15 बराबर xy माइनस 9। फिर अब इसका अंदर गुणा करते हैं ये वाले समीकरण का। तो इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? xy प्लस पहले इसका इसमें गुणा 2x प्लस 3y प्लस 6 इजिकल टू xy प्लस 67। तो अब कैसे कटेंगे? देखिए आप xy सॉरी यहाँ भी y होगा, x और y तो xy, ये xy से ये xy कैंसिल, ये xy से ये xy कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा? ये 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y। अभी -15 का इधर जब पक्षांतर होगा तो ये जाएगा +15 में असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी। 9 और 6 15, बड़ी संख्या का चिन्ह लग गया। फिर क्या होता है? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। फिर क्या होता है? यहाँ पे 67 है, ये अचर संख्या इधर जाएगी। यहाँ क्या बचेगा? 67 माइनस 6 तो हो जाएगा 61। क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। अब हमें नए 2 समीकरण मिल चुके हैं। क्या हुए? हमें नए 2 समीकरण मिल चुके हैं। तो अब इन नए 2 समीकरण को हम आगे हल करेंगे। तो किस तरह से हल करेंगे? यदि इनको समीकरण 1 मान ले, इसे समीकरण 2 मान ले, तो अब आप क्या कीजिए? इन दोनों समीकरण को आप किसी भी एक विधि से हल कीजिए, आपको हल प्राप्त हो जाएंगे। तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं समीकरण, यहां से हल करते हैं समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, या फिर आप वज्र गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, या फिर आप
प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो हम लेते विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का रूल क्या होता है, किसी भी एक चर राशि को क्या करना होता है, विलुप्त करना होता है। तो हम इसे विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण एक में 2 से गुणा व समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर। क्या मैंने लिखा वहां पर कि समीकरण 1 में 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके क्या करना है, हमको घटाना है। क्या करना है, हमें घटाना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 से गुणा यानी 6x माइनस 5 3 15, सॉरी 2 से गुणा हो रहा है, 5 दूनी 10 y बराबर 12 और फिर इधर क्या बचेगा, 3 से गुणा 3 दूनी 6x माइनस सॉरी प्लस 3 3 9y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 6 दूनी 12 हो गए, यहाँ 3 से गुणा हो रहा है, 3 का 3 6 3 18 183, 3 का 3 6 3 18। तो अब क्या करेंगे, इसे घटाना भी है, मैंने लिख चुका है ऊपर, इन्हें घटाने पर तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो अब क्या बचेगा, ये असमान चिन्ह वाली संख्या कैंसिल है, माइनस 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 19y बराबर ये असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 1 की 1 और माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा 171/90, कितना हो जाएगा 171/90। और 19 से जब हम इसे काटेंगे, जब हम 19 से इसे काटेंगे तो 9 बार में संख्या कट जाएगी, 9 9 आप देख सकते हैं 19 गुणित 9 9 9 81 की 1 हासिल का है 8 9 का 9 और 8 17, तो ये कितनी बार में कट जाएगी, 9 बार में, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब क्या करते हैं हम, y का मान समीकरण किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, इधर रखिए 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 9 इज इक्वल टू 6, y का मान रख दी 9। अब क्या होगा, 3x माइनस 9 5 45 बराबर 6, बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो 3x बराबर 6 प्लस 45, 6 प्लस 45, उसका उधर हमने क्या किए, इसका इधर पक्षांतर कर दिए, तो यहां क्या बच जाएगा, 3x बराबर ये हो जाएगा 51, तो x बराबर 51/3, तो x बराबर हो जाएगा 17, 17 तिया कितना हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 17 तिया 51, यानी आपने x और y की वैल्यू निकाल ली, यानी इसकी जो लंबाई होगी वह कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 17 और y की वैल्यू होगी 9, यानी आप यहां लिख सकते नीचे आयत की लंबाई बराबर 17 मीटर और चौड़ाई बराबर 9 मीटर। आयत की लंबाई बराबर 17 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना आया, 9 मीटर। और आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपने फिर से एक दूसरी विधि विलोपन विधि से हल किया और आपने x और y की वैल्यू निकाली। और आपको बता दी जो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारी आज की प्रश्नवाली 3.5 का अंतिम क्वेश्चन था। और आपको आई होप ये सारी की सारी तीनों विधि समझ में आई होगी। हमने आज बीजगणितीय विधि की तीसरी विधि पढ़ी, वज्र गुणनखंड विधि, और इससे पहले आपने विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुकी थी। अब ऐसे ही हम इसके आगे और एक प्रश्नावली हम इससे अगली क्लास में लेकर आएंगे, प्रश्नावली 3.6, और देखते हैं उसमें हम इन तीनों विधि का किस तरह से उपयोग करते हैं। तो जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लासेस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि जैसे ही हमारी क्लासेस अपडेट हो आपको सबसे पहले पता चले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।